नमस्ते। मैं डॉक्टर जयश्री वाडेकर, श्रीमती दानकोर महिला महाविद्यालय हिंदी विभाग, इस तृतीय वर्ष की सभी छात्राओं का मैं इस कक्षा में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और शैक्षणिक वर्ष 2020-21 इस वर्ष में आप सभी छात्राएं ऊंचाई से छू ले, यही मंगल कामना करके मैं इस क्लास को शुरू करती हूँ। तृतीय वर्ष के छात्राओं को मैं बताना चाहती हूँ कि हिंदी साहित्य के इतिहास ये 2 भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम सत्र में आदि तथा मध्यकालीन हिंदी साहित्य का इतिहास है और द्वितीय सत्र में आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास है। इस प्रथम सत्र के पाठ्यक्रम में हम आदि तथा मध्यकालीन हिंदी साहित्य का इतिहास देखेंगे। इसमें शुरू में हम आदिकाल देखेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास जो है ये 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है आदिकाल, दूसरा भक्तिकाल, तीसरा रीतिकाल और चौथा है आधुनिक काल। इसमें सर्वप्रथम हम देखेंगे आदिकाल। अब आदिकाल इस पाठ्यक्रम में हम इसमें देखेंगे काल विभाजन। आदिकाल का किन किन विद्वानों ने, लेखकों ने इसका काल विभाजन किया है। दूसरा, किन किन लेखकों ने, किन किन विद्वानों ने इस आदिकाल का नामकरण किया है। तीसरा देखेंगे आदिकाल के साहित्य कितने हैं और आदिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के बारे में। आदिकाल को वीरगाथा काल कहा गया है और इसका जो है इसी सन है संवत 1150 से 1375। अब इसका काल विभाजन जो हुआ है 1150 से 1375, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। अलग अलग विद्वानों ने इस आदिकाल का काल विभाजन किया है। सर्वप्रथम मैं आप सभी छात्राओं को बताना चाहती हूँ कि संवत और इसी सन में क्या फर्क होता है। संवत और इसी सन में 57 साल का फर्क होता है। अब ये संवत जो है इसी सन से 57 साल आगे चलता है, आगे बढ़ता है, तो आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा गया है और इसका जो संवत है 1150 से 1375। दूसरा है भक्तिकाल, इसे पूर्व मध्य काल भी कहा जाता है। इसका काल विभाजन है संवत 1375 से 1700। तीसरा है रीतिकाल, इसे उत्तर मध्यकाल भी कहा जाता है। इसका कार्यकाल है संवत 1700 से 1900 तक। और चौथा है आधुनिक काल, इसका कार्यकाल है संवत 1900 से अब तक। अब हम देखेंगे आदिकाल का नामकरण किन किन लेखकों ने, किन किन विद्वानों ने किया है। अब वीरगाथा काल आदिकाल को किस लेखक ने, किस विद्वान ने कहा है। वीरगाथा काल जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है। दूसरा है आदिकाल को, आदिकाल किसने कहा है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को आदिकाल कहा है। तीसरा है प्रारंभिक काल। प्रारंभिक काल ये मिश्र बंधु ने कहा है। मिश्र बंधु ये 3 भाई है, एक सुखदेव बिहारी मिश्र, एक श्याम बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। ये इन तीनों मिश्र बंधु से जाने जाते हैं। तो इन्होंने आदिकाल को क्या नामकरण किया है, प्रारंभिक काल। चौथा है चारण काल। चारण काल जो है जॉर्ज ग्रियर्सन
जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। चौथे है संधिकाल। आदिकाल को संधिकाल किसने कहा? आचार्य रामकुमार वर्मा ने। आदिकाल को प्रारंभिक काल और शून्य काल डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल से भी जाना जाता है और ये किसने कहा है? राहुल संस्कृतायन ने। आदिकाल को वीर काल ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। आदिकाल को बीजक काल या बीजवपन काल ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। आदिकाल को आधार काल ये सुमन राजे, जो पहली हिंदी साहित्य इतिहास की लेखिका है, महिला लेखिका जिन्होंने आधा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। आधा हिंदी साहित्य का इतिहास क्यों लिखा, क्यों नामकरण दिया? क्योंकि वो मानती है कि हिंदी साहित्य के इतिहास की जो सामग्री है इसमें महिलाओं की रचनाओं का उल्लेख नहीं हुआ है और इन्होंने सभी महिलाएं लेखिकाएं उनकी रचनाओं का उल्लेख उनके साहित्य में किया है और उसका नाम है आधा हिंदी साहित्य का इतिहास। आदिकाल जो है इसके साहित्य जो है ये 5 भागों में विभाजित किया जाता है। अब पहला जो है सिद्ध साहित्य, दूसरा है नाथ साहित्य और तीसरा है जैन साहित्य और चौथा है रासो साहित्य और पांचवा आखिरी में आता है ये लोक साहित्य। अब सिद्ध साहित्य जो है, सिद्धों की जो संख्या बताई गई है 84 संख्या बताई गई है। नाथ साहित्य ये 9 नाथ जो है, गोरखनाथ, मच्छिंद्रनाथ, ये जो 9 नाथ जो है ये नाथ साहित्य से जाने जाते हैं। अब जैन साहित्य जो है ये और रासो साहित्य जो है ये वीर गाथा काल से ये जाने जाते हैं। इस साहित्य में वीरता का, युद्धों का वर्णन किया गया है। और पांचवा जो है ये लोक साहित्य यानी कि भक्ति काल से पूर्व जो साहित्य लिखा गया है वो लोक साहित्य के नाम से जाना जाता है। अब किन-किन विद्वानों ने, किन-किन लेखकों ने आदिकाल के जो है प्रथम कवि किसे माना है इसके बारे में हम देखेंगे। राहुल संस्कृतायन ये सरप्पा को प्रथम कवि मानते हैं और डॉक्टर बच्चन सिंह ये विद्यापति को प्रथम कवि मानते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ये स्वयंभू को प्रथम कवि मानते हैं और शिव सिंह सेंगर जिन्होंने पहले हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा वो है शिव सिंह सरोज नाम से। अब शिव सिंह सेंगर ये जो है पुष्प को प्रथम कवि मानते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जो है ये शालिभद्र सूरी को प्रथम कवि मानते हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है ये चंद्रवरदाई को प्रथम कवि मानते हैं। इसके पश्चात है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये अब्दुल रहमान को प्रथम कवि मानते हैं। आदिकाल के प्रमुख कवियों की रचनाएं, इसके बारे में हम देखेंगे। अब देखो इसमें प्रमुख कवि लिए गए हैं। आदिकाल के जो प्रमुख कवि है उनकी रचनाओं को हम देखेंगे। पहला है सरप्पा है, इनकी जो रचनाएं ये दोहा कोश बहुत ही प्रसिद्ध है, दोहा कोश। दूसरे है सबरप्पा, ये इनकी जो रचनाएं हैं ब्रज योगिनी साधना और तीसरे है स्वयंभू, ये पयमचरु, ये जैन साहित्य से स्वयंभू पयमचरु ये इनकी रचनाएं हैं। इसमें रामचरित्र का वर्णन किया गया है। और चंद्रवरदाई जो है ये जो कवि है इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं ये पृथ्वीराज रासो,
राजा पृथ्वीराज के चरित्र का इसमें वर्णन किया गया है। अगले कवि है जगनिक। जगनिक ये परमाल रासो इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अगले कवि है नरपति नाल। नरपति नाल जो है ये बिसलदेव रासो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। विद्यापति, विद्यापति की प्रमुख रचनाएं जो है ये पदावली। और आखिरी जो है ये अमीर खुसरो। अमीर खुसरो इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं जो है खालिक बारी। अब ये मुकरिया से भी जाने, मुकरिया उनकी जो है, जो मुकरिया किसे कहते हैं, यानी कि सवाल भी खुद करना और जवाब भी खुद ढूंढना। तो ये अमीर खुसरो की मुकरिया भी प्रसिद्ध है, खालिक बारी इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अब आदिकाल की भाषा शैली के बारे में हम देखेंगे। आदिकाल की जो भाषा है वो थी डिंगल। पहली भाषा क्या थी? डिंगल। और दूसरी थी पिंगल। अब डिंगल किसे कहते हैं? डिंगल जो है, जब अपभ्रंश के साथ राजस्थानी भाषा शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वह डिंगल शैली कहलाई जाती है। इसमें कठोर कर्कश शब्दावली का अधिक प्रयोग होता है। अब पिंगल किसे कहते हैं? पिंगल जब अपभ्रंश के साथ ब्रज भाषा शब्दों का प्रयोग होता है तो वह पिंगल भाषा शैली कहलाई जाती है। इसमें कोमकांत पदावली का अधिक प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गई आदिकाल की भाषा शैली। दो है, कौन कौन सी है? एक है पहले डिंगल और दूसरी है पिंगल। डिंगल में क्या है? राजस्थानी शब्दों का अपभ्रंश के साथ प्रयोग किया जाता है और पिंगल में अपभ्रंश का ब्रज भाषा शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आदिकाल की जो साहित्य रचाया गया है तो उसकी विशेषताओं के बारे में हम देखेंगे। पहली आती है आश्रयदाताओं की प्रशंसा। आदिकाल के जो कवि है ये राजाओं के आश्रित में रहते थे और उन्हीं की प्रशंसा वो करते थे। एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये चाटुकारिता भी इसे कह सकते हैं। राजाओं का ही गुणगान करना, राजाओं की प्रशंसा करना, यहाँ तक कि जनमानस में सामान्य व्यक्ति की क्या हाल है, किस हाल में वो जी रहा है, इसके बारे में वो कभी सोचते नहीं थे। खाली राजा की प्रशंसा करना ही उनका साहित्य का उद्देश्य होता था। दूसरी है ऐतिहासिक का अभाव। अब आदिकाल की ऐतिहासिक का अभाव क्यों कहा गया है? क्योंकि इतिहास क्या मानता है? प्रमाण मानता है, सच्चाई मानता है और इसमें जो है कल्पना का एक प्रभाव सबसे ज्यादा दिखाई देता है इस साहित्य में। और इतिहास कल्पना के सहारे नहीं चलता है। तो दूसरी जो है ऐतिहासिकता का अभाव इसके कारण है। और तीसरा है अप्रामाणिक रचनाएं। अप्रामाणिक रचनाएं जो है इसमें कल्पना का सबसे ज्यादा प्रभाव दिखाई देता है। इसके कारण इतिहास इसे प्रामाणिक नहीं मानता। इतिहास क्या है? सच को, जो सच है उसी का चित्रण करता है। और चौथा है संकुचित राष्ट्रीयता। अब संकुचित राष्ट्रीयता आदिकाल के उस समय की परिस्थिति कैसी थी? राजा जिस राज्य में रहता था उसे ही वो राष्ट्र मानता था। इससे पूरे भारत में अगर कोई परकी आक्रमण भी हुआ है तो उससे कोई भी लेना देना नहीं था। वो खाली अपने राज्य को ही राष्ट्र मानता था। ये हो गई ये संकुचित राष्ट्रीयता उस समय की ये विचारधारा थी। अब पांचवा जो है वीर काव्य तथा श्रृंगार काव्य। अब ये जो कवि है इन्होंने राजाश्रय में रहकर सभी वीर काव्य की रचना की है और दूसरी श्रृंगार काव्य की रचना की है।
अब वीर काव्य में पृथ्वीराज रासो ये वीर काव्य में आता है और बिसलदेव रासो ये श्रृंगार काव्य में आता है। छठा है जनजीवन चित्रण का अभाव। आदिकाल में जनजीवन चित्रण का अभाव इस साहित्य में दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि कवि जो थे खाली राजाओं की ही प्रशंसा का वर्णन उनके साहित्य में करते थे। सामान्य जनता के दुख क्या है, किस हाल में वो जी रही है, सामान्य जनता के प्रश्न क्या है, उनके साहित्य में ये दिखाई नहीं देता है। इसीलिए ये जनजीवन चित्रण का अभाव इस साहित्य में दिखाई देता है। अगला है युद्ध का सजीव वर्णन। अब ये जो साहित्य है, आदिकाल का जो साहित्य जो है, इसमें युद्ध का सजीव वर्णन दिखाई देता है। जो राजा थे उनके साथ कवि भी युद्ध भूमि में जाते थे और किस प्रकार का युद्ध हो रहा है उसका वो आंखों देखा हाल का वर्णन उनके साहित्य में रचते थे। अगला है काव्य के दो रूप है इसमें, इस साहित्य में। पहला है प्रबंध काव्य और दूसरा है मुक्तक काव्य। तृतीय वर्ष के सभी छात्राओं को एक बार फिर मैं ये जो आदिकाल है फिर से मैं इसे दोहराना चाहती हूँ। आदिकाल हमने इस कक्षा में क्या पढ़ा है? आदिकाल का काल विभाजन पढ़ा है। दूसरा है नामकरण। आदिकाल का नामकरण किन किन साहित्यकारों ने, किन किन लेखकों ने अलग अलग नाम से किया है और इस आदिकाल के जो साहित्य है किन भागों में, यानी कि 5 भागों में इसे विभाजित किया गया है। और आदिकाल के जो प्रमुख कवि है ये भी हमने देखे हैं और इनकी रचनाएं भी हमने देखी है। तो काल विभाजन जो है हिंदी साहित्य के इतिहास जो है ये 4 भागों में विभाजित होता है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। और आदिकाल का जो नामकरण है अलग अलग विद्वानों ने किया है। आदिकाल को आदिकाल किसने कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल के साहित्य ये 5 भागों में विभाजित किया गया है: सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य और लोक साहित्य। आदिकाल के जो प्रथम कवि है, किन किन विद्वानों ने इसे प्रथम कवि कहा है? सरप्पा को राहुल सांस्कृतायन ने प्रथम कवि कहा है और ये सर्वमान्य है। राहुल सांस्कृतायन ने जो सरप्पा को प्रथम कवि कहा ये सभी को मान्य है। आदिकाल के प्रमुख कवियों की जो रचनाएं हैं इसमें सरप्पा जो है, सरप्पा ये इनकी बहुत ही प्रसिद्ध दोहा कोश जो है ये इनकी रचनाएं हैं। और सबसे अगर हम देखे जाए तो अमीर खुसरो जो है आदिकाल के बहुत ही प्रसिद्ध कवि दिखाई देते हैं और इन्होंने खड़ी बोली का साहित्य में प्रयोग किया है। सबसे सर्वप्रथम खड़ी बोली यानी कि हिंदी का प्रयोग किया है। इसके पहले जो कवि है उन्होंने उनके साहित्य में जो है वो बोली भाषाओं का उन्होंने प्रयोग किया है। सबसे ज्यादा अपभ्रंश भाषा जो है इसका प्रयोग किया है। और आदिकाल की जो भाषा शैली है ये डिंगल और पिंगल ये 2 भागों में विभाजित होती है। और इस प्रकार हमने आदिकाल ये पाठ्यक्रम का एक भाग देखा है। और मैं सभी छात्राओं को फिर एक बार कहना चाहती हूँ कि आपकी अगर कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।